नमस्कार, मेरा नाम चिरंतन भट्टाचार्य है और मैं सनदी लेखाकार हूं. In English, it's called chartered accountant. Now, I'm into the field of practice for last 10 years, and on numerous occasions, I come across queries from my clients with respect to capital gains. For example, the most common query is, मैंने एक प्रॉपर्टी बेचा है, उस पे मुझे गेन्स हुआ है, मैं किस तरीके से इस गेन्स पे टैक्स बचा सकता हूं. So that is why I'm starting my adventure with YouTube with a presentation on exemption under capital gains. Now there are various ways in which you can get exemptions. Exemption means chew. Now there are various ways in which you can get exemption. Now in this presentation I'll be talking about only one exemption. Exemption under section 54. Please remember, this is a general presentation and not a case specific presentation. So in case if you have any specific tax queries, please go to your respective tax professionals. एग्जेम्पशन की बात कर रहे थे, एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54. अब देखिए, एग्जेम्पशन मतलब क्या होता है. एग्जेम्पशन मीन्स बीइंग फ्री फ्रॉम एन ऑब्लिगेशन. सो दैट मीन्स देयर हैज टू बी एन ऑब्लिगेशन फर्स्ट. एक ऑब्लिगेशन होगा, एक दायित्व होगा, तभी आप उससे छूट पा सकते हैं, एग्जेम्पशन मिल सकता है. तो ये ऑब्लिगेशन कैसे अराइज होता है? ये ऑब्लिगेशन अराइज होता है जब आपको कैपिटल गेन्स होता है. अब कैपिटल गेन्स क्या है? Capital gains is basically merger of two words, capital and gains. So two words, capital and gains. That means there has to be a capital asset which should be transferred, and as a result of such transfer there should be a gain or advantage. So ये तीन कंडीशन होना चाहिए. ठीक है जी, ये तीन कंडीशन होगा तो आपको जो फायदा होगा वो टैक्सेबल होगा. ठीक है, अंडर विच सेक्शन? सेक्शन 45. अब जो क्वेश्चन आता है वो ये है, बेसिकली 3 questions that basically pops up. Number 1 is, what is capital asset? Number 2, what is the transaction or transfer that I'm talking about? What are the various types or kinds of transfer? And lastly, how to compute the gain? How to compute the advantage or the gain? Now, if I go very detail into these 3 questions, it will be a separate discussion at all, a separate presentation. So I will not go very minute into this because my focus will be on exemption under section 54. So generally in layman's language समझने के लिए आप समझ लीजिए कि आपके पास कोई एसेट होना चाहिए. कैसा एसेट? कैपिटल एसेट, एनी कैपिटल एसेट. सो एनी एसेट होना चाहिए, बट उसमें एक्सेप्शन है. क्या क्या नहीं हो सकता है? रूरल एग्रीकल्चर लैंड अगर है तो वो कैपिटल एसेट नहीं है. अगर आपका बिजनेस स्टॉक है तो वो आपका कैपिटल एसेट नहीं है. और अगर कोई पर्सनल एसेट है, दैट मीन्स यू आर हैविंग अ वेरी इंटीमेट रिलेशनशिप विद दैट एसेट. फॉर एग्जांपल, आपके कपड़े, आपकी गाड़ी, ये आपका कैपिटल एसेट नहीं है. सो इस केस में अगर आप गाड़ी बेचते हैं तो क्या आपको कैपिटल गेन टैक्स लगेगा? नहीं लगेगा. क्यों? क्योंकि जो पहला कंडीशन है कि कैपिटल एसेट होना चाहिए वो है ही नहीं. तो अब कैपिटल एसेट नहीं है तो कैपिटल गेन्स नहीं होगा. सिंपल सा लॉजिक है जी. अब पहला पॉइंट, रूरल एग्रीकल्चर लैंड, यानी अगर आपका एग्रीकल्चर लैंड अर्बन है, शहरी एरिया में है, तो क्या वो कैपिटल एसेट होगा? होगा जी. अगर वो रूरल एग्रीकल्चर लैंड है तो क्या वो कैपिटल एसेट होगा? नहीं होगा. अगर कैपिटल एसेट है, ट्रांसफर करते हैं, तो क्या कैपिटल गेन टैक्स लगेगा? यस. नेक्स्ट, ओके, एक सिंपल क्वेश्चन आता है पर्सनल एसेट्स में. पर्सनल एसेट में तो ज्वेलरी भी हो गया. ज्वेलरी तो बहुत इंटीमेट रिलेशन होता है, बट डिपार्टमेंट ने क्या किया? ज्वेलरी को एक्सेप्शंस में रख दिया. यानी they have considered jewelry as capital assets. They do not consider jewelry as personal asset. So if you are transferring jewelry, then आपको capital gain tax लग सकता है. Now, what is capital asset has been defined under section 214. Got it?
नाउ नेक्स्ट इज व्हाट हैपेंस टू दैट कैपिटल एसेट, इट शुड बी ट्रांसफर्ड। अब ट्रांसफर मतलब क्या होता है? ट्रांसफर का डेफिनेशन आपका सेक्शन 247 में डील किया गया है। ट्रांसफर क्या हो सकता है? बहुत कुछ हो सकता है। ट्रांसफर कैन बी सेल, ठीक है, कैन बी एक्सचेंज, कैन बी रेलिंक्विशमेंट, कैन बी पावर ऑफ अटॉर्नी ट्रांजैक्शन। सो ट्रांसफर कुछ भी हो सकता है, वो आपका मेंशन्ड है सेक्शन 247। और क्या ट्रांसफर नहीं होगा वो भी आपका सेक्शन 247 में मेंशन्ड है। लास्टली, वो ट्रांसफर आप कैपिटल एसेट है उसको ट्रांसफर करते हैं और उससे आपको अगर गेन होता है तो वो जो गेन है वो आपका टैक्स, वो आपका चार्जेबल होगा अंडर कैपिटल गेन टैक्स विच हैज बीन स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 45। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सेक्शन 54 एज टू इस कैपिटल गेन टैक्स से कैसे बचे। नाउ आई विल टॉक अबाउट सेक्शन 54। सेक्शन 54 किस बारे में है प्लीज समझ लीजिए। सेक्शन 54 बेसिकली टॉक्स अबाउट एग्जेम्पशन यानी छूट फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम कैपिटल गेन्स अराइजिंग ऑन ट्रांसफर ऑफ रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। यानी ये आपका जनरल सेक्शन, बड़ा ही स्पेसिफिक सेक्शन है। यानी इसमें आप छूटते हैं जब आप ट्रांसफर कर रहे हो क्या, रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। ओके, now there are various conditions which for you can claim exemption under section 54। ऐसा नहीं है कि आपको मन किया आप बोले चलो घर है बेच देते हैं और सेक्शन 54 में हम एग्जेम्पशन ले लेंगे, इतनी आसानी से कुछ नहीं होता है। सो आपको सबसे पहले डिपार्टमेंट ने, लॉ ने, एक्ट ने प्री रिक्विजिट्स या कंडीशंस दी जिसको फुलफिल करना पड़ेगा, विच हैज टू बी फुलफिल्ड इफ यू वांट टू क्लेम एग्जेम्पशन और छूट। तो सबसे पहला क्या है? सबसे पहला समझ लीजिए ये किसको मिलेगा, कौन क्लेम कर सकता है ये एग्जेम्पशन? क्या कंपनी कर सकती है, फर्म कर सकती है, एओपी, बीओआई, कौन कर सकता है? तो एक्ट ने बड़ा स्पेसिफिकली बता दिया है, दिस एग्जेम्पशन कैन ओनली बी क्लेम्ड बाय इंडिविजुअल और एचयूएफ। हु इज एन इंडिविजुअल? इंडिविजुअल मीन्स नेचुरल पर्सन, यानी जिसका दिल धड़क रहा है, दिमाग चल रहा है, इंसान है, भगवान का बनाया हुआ, या एचयूएफ, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ये दोनों को छोड़ के और कोई इसमें एग्जेम्पशन क्लेम नहीं कर सकता। यानी क्या कंपनी कर सकती है? नहीं। फर्म कर सकती है? नहीं। एओपी कर सकती है? नहीं। ठीक है जी। दूसरा कंडीशन कि यहां पे हम क्या ट्रांसफर करने पे ही छूट ले सकते, ये तो आपको हेडिंग पढ़ के ही समझ में आ गया होगा। सो द कंडीशन इज दैट द एसेट इन द पिक्चर शुड बी अ हाउस प्रॉपर्टी। दैट मीन्स द कैपिटल एसेट दैट यू आर ट्रांसफरिंग should be a house property. House property means what? That means a property which has been used for the purpose of dwelling, यानी रहने के लिए। ठीक है जी, वो एक होम की तरह यूज हुआ है, एक घर की तरह यूज हुआ है। अगर आपका वो प्रॉपर्टी बिजनेस पर्पस के लिए यूज हुआ हो या कमर्शियल पर्पस के लिए यूज हुआ हो तो क्या आप इसके अंडर एग्जेम्पशन ले सकते हैं? द आंसर इज नो। The first and the most important criteria is that it should be a residential house property, not commercial. So there should be a house property and you should have used it for the purpose of dwelling, रहने के लिए। अब क्वेश्चन जो अराइज होता है वो ये है, क्या हमको उस घर में पर्सनली रहना पड़ेगा? द आंसर इज नो। आपका वो प्रॉपर्टी जो है, जो घर है, जो हाउस प्रॉपर्टी है, वो केवल बिजनेस पर्पस या कमर्शियल पर्पस के लिए यूज नहीं होना चाहिए। इट इज नॉट रिक्वायर्ड दैट यू हैव टू लिव इन दैट पर्टिकुलर हाउस प्रॉपर्टी। क्या वो वेकेंट रह सकता है? हाँ जी, रह सकता है। क्या वो लेट आउट हो सकता है, यानी आप भाड़ा पे किसी और को दे सकते हैं? हाँ जी, दे सकते हैं। द कंडीशन इज आपने उस प्रॉपर्टी का कमर्शियल या आपने उस प्रॉपर्टी का बिजनेस यूज नहीं करना। अगर ये दो कंडीशन फुलफिल होता है तो समझिए आपका बात आगे बढ़ सकता है। अभी भी और भी बहुत सारे कंडीशंस हैं, वो हम लोग वन बाय वन देखें। फर्दर टू द थर्ड कंडीशन,
It specifies that the asset must be a long-term capital asset. Now, in this case, the specified asset that we are talking about is a residential house property. Now, that residential house property should be a long-term capital asset. Now, what is a long-term? Long-term means the period of holding. Period of holding means कितना दिन तक ट्रांसफरर के पास वो था. So, the transferor, the number of days for which the transferor was in possession of that particular asset. So in this case, the transferor should be the title owner of the property for a period of not less than 24 months. Only then he would be entitled to claim exemption under section 54, because only then the asset will be termed as long term. Now, with an example, suppose the date of transfer is 1st April 2020, then the transferor should be the owner of that property since 1st April 2018. Now that's the minimum time frame that is required. Moving further to the next condition, when all the above conditions are fulfilled and if there is a capital gain and if you don't want to pay tax on that, what will you do? You will have to invest in purchase or construction of one residential house. That means you are selling one residential house and acquiring another residential house. आप रेसिडेंशियल हाउस बेच के कमर्शियल प्रॉपर्टी नहीं ले सकते हैं. अगर आप ऐसा करेंगे, इट विल डिफीट द प्रोविजन ऑफ द लॉ. सो what you will have to invest in? You will have to invest in one residential house. So you can either purchase or construct. अब परचेज और कंस्ट्रक्शन का भी टाइम फ्रेम दिया हुआ है कि आपको कितने दिन में परचेज कर लेना है. सो सपोज द डेट ऑफ ट्रांसफर इज 1st April 2020. सो आपको विद इन 2 साल यानी बिफोर 31st March 2022 यू विल हैव टू परचेज वन रेसिडेंशियल हाउस. और if you have already purchased it, then it should be purchased within 1st April 2019. That means 1 साल पहले और 2 साल ट्रांसफर के बाद. ये टाइम फ्रेम में आपको क्या करना है? एक रेसिडेंशियल हाउस खरीद लेना है. अब वो रेसिडेंशियल हाउस कहां खरीद सकते हैं? तो चाहिए हमें होना चाहिए, इंडिया के बाहर नहीं. ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं कंस्ट्रक्शन पे. कंस्ट्रक्शन का क्या बोलता है? कंस्ट्रक्शन का बोलता है कि आपको ट्रांसफर के 3 साल के अंदर यू विल हैव टू फिनिश ऑफ द कंस्ट्रक्शन. दैट मीन द प्रॉपर्टी शुड बी कंस्ट्रक्टेड विद इन अ पीरियड ऑफ 3 years. इट शुड बी रेडी टू यूज विद इन अ पीरियड ऑफ 3 years आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर. अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल होता है, देन इन दैट केस आप कैपिटल गेन एग्जेम्पशन के लिए जा सकते हैं अंडर सेक्शन 54. असेसमेंट ईयर 2020-21 ऑनवर्ड से, दैट मींस फाइनेंशियल ईयर 1920 से, जो आपका 4th पॉइंट पे जो रेस्ट्रिक्शन था वन रेसिडेंशियल हाउस, दैट हैज बीन रिलैक्स्ड. अब क्या बोल रहा है सेक्शन? अब बोलता है कि आप एक नहीं, आप 2 घर खरीद सकते हैं. ठीक है जी, आप एक नहीं, आप 2 प्रॉपर्टी रेसिडेंशियल हाउस में इन्वेस्ट कर सकते हैं. बट कंडीशन, उसमें फर्दर कंडीशन क्या जोड़ दिया है कि आपका जो कैपिटल गेन है वो 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए. एंड ऑल्सो इट विल बी वंस अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी. आप जीवन में एक ही बार ये कार्य कर सकते हैं. So one residential house is okay, but if you are going for over one residential house, you can go for 2 residential houses, provided your capital gain does not exceed 2 crores. So this is basically a new amendment that has been brought from the assessment year 2020-21.
So we have talked about the conditions surrounding the exemption under 54. अब सपोज करिए कि आप एक एसएससी हैं, आप सारा कंडीशन फुलफिल करते हैं, तो आपको कितना एग्जेम्पशन मिलेगा? व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन? व्हाट विल बी द क्वांटम ऑफ एग्जेम्पशन दैट यू क्लेम? हाउ टू अंडरस्टैंड दैट? हाउ टू कंप्यूट दैट? So to make it understandable for the listeners, I will take a very simple example. Suppose you have a residential house property which you sold it for rupees 100. Now let us assume the cost of that property was 60. So the resulting gain will be how much? 40. Easy said than done. The calculation of capital gain is not this easy. However, to make it better understandable, I'm keeping it very simple. So the gain is how much? 40. Now, if you do not want to pay tax on that gain or that advantage of rupees 40, what you will have to do is you will have to invest that gain into what? Acquisition of a new residential house property, right? So how much should you invest? Now your gain is how much? 40. If you invest 55, in the new residential house property, you will not have to pay tax on a single paisa. That means the entire rupees 40 will be exempt. But if you invest only rupees 30, then in that case, the exemption will be restricted to rupees 30. यानी आपको छूट केवल 30 रुपए तक ही मिलेगा. यानी आपको टैक्स कितने पे देना पड़ जाएगा? आपको 10 रुपए पे कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ जाएगा. एंड दिस इज हाउ द एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54 इज कंप्यूटेड और कैलकुलेटेड. We are almost concluding section 54, but before we conclude, I would like to touch upon the last point. So to prevent sham investments, the Act has actually introduced a restriction. The restriction specifies that the new asset or the new residential house property which is acquired should not be transferred within 3 years from its date of purchase or acquisition. Now, what happens if it is done? Now, if such asset is transferred, then the exemption which was claimed on the acquisition asset will be brought to tax. यानी आपने इस एसेट को खरीदने के कारण जो एग्जेम्पशन क्लेम किया था सेक्शन 54 में, यानी जो 40 रुपए आपने एग्जेम्पशन लिया था, वो 40 रुपए आपको टैक्सेबल हो जाएगा अगर आप 3 साल से पहले अगर आप वो एसेट को ट्रांसफर कर देते हैं. तो अब किस साल वो टैक्सेबल हो जाएगा? जिस साल आप ये एसेट ट्रांसफर करते हैं, प्रोवाइडेड 3 साल के पहले अगर आप करते हैं. 3 साल के बाद अगर आप ट्रांसफर करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है. बट अगर आप 3 साल के पहले वो नया एसेट जो एक्वायर किए उसको ट्रांसफर करते हैं, तो आपने जो एग्जेम्पशन क्लेम किया हुआ है वो चार्जेबल टू टैक्स हो जाएगा. ठीक है जी. अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें देखने वाली बात है. एज पर माई इंटरप्रिटेशन, द वर्ड यूज्ड इज ट्रांसफर. Now, if it says transfer, then we would refer section 247 of Income Tax Act, which defines transfer. अब वहां पे ट्रांसफर के एक्सेप्शन में है आपका गिफ्ट, विल और इनहेरिटेंस. यानी अगर आप वो नया प्रॉपर्टी 3 साल से पहले अंडर अ विल और गिफ्ट और इनहेरिटेंस किसी को ट्रांसफर करते हैं तो वो ट्रांसफर नहीं माना जाएगा. ठीक है जी. यानी इस केस में आपको आपका जो एग्जेम्पशन है वो टैक्सेबल नहीं होगा. तो ध्यान देने वाली बात है, आपको कंडीशंस 4 कंडीशंस फुलफिल करने पड़ेंगे. उसके बाद आपको ये भी ध्यान देना होगा कि आपने जो नया एसेट एक्वायर किया है उसको आप 3 साल से पहले नहीं बेचेंगे. We jump into questions. Let us do a recap. First thing,
there should be a capital gain. Now that capital gain must be resulting out of what? Out of transfer of a residential house property. Now that residential house property should be a long-term capital asset. Now after transferring, what you have to do? You have to invest. Invest where? In another residential house property. Within 2 years, you will have to purchase. Within 3 years, you will have to finish a construction of what? Of a residential house property. Now, previously, it was restricted to only one house property. From assessment year 2021, that is financial year 1920, it has been extended to 2 house properties, provided the capital gain is less than 2 crore, and this will be a once in a lifetime opportunity. Also, the house property that is being purchased or acquired should be in India. Now, there are many questions that basically pop up. So we will now see what are the common questions and what are the answers to those questions and queries. Okay. चलिए अब हम लोग क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं. So the common questions that I come across, वो हम एक वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे. So सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि हम सेक्शन 54 के इन्वेस्टमेंट के लिए कितना प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकते हैं. तो पहले आंसर था 1. असेसमेंट ईयर 2020-21 से 2 हो गया है. ठीक है जी. बट कंडीशन यही है कि आपका कैपिटल गेन शुड नॉट एक्सीड 2 crores एंड दिस इज अ वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी. ठीक है जी. दूसरा जो क्वेरी आता है कि कंस्ट्रक्शन 3 साल के अंदर खत्म कर लेना है नया प्रॉपर्टी का, स्टार्ट कब करना है. नाउ द लॉ इज साइलेंट अबाउट दिस. दैट मीन्स देयर इज नो प्लेस वेयर इट इज स्पेसिफाइड एनीथिंग विच टॉक्स अबाउट कमेंसमेंट ऑफ कंस्ट्रक्शन. तो जब साइलेंट है तो इसका मतलब ये है कि आप कमेंसमेंट कभी भी कर सकते हैं, बट आपका खत्म 3 साल के अंदर होना चाहिए. 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर. 3 साल के अंदर आपका कंप्लीशन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, बिल्डिंग रेडी होना चाहिए, कंस्ट्रक्शन पूरे तरीके से ओवर हो जाना चाहिए. अब इसी के एसोसिएटेड और एक क्वेरी आता है कि क्या जमीन का कॉस्ट भी इन्वेस्टमेंट माना जाएगा, जिसका क्लियर कट आंसर है यस. अगर आप प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट करते हैं जमीन खरीद के, तो जो जमीन का कॉस्ट है वो भी आपका इन्वेस्टमेंट अंडर सेक्शन 54 माना जाएगा. ये वेल सेटल्ड लॉ है आपका. पुष्पा देवी टिब्रेवाल वर्सेस ITO 2013 का केस है. आगे जो क्वेरीज आते हैं वो ये है कि अगर मुझे कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी के स्कीम के तहत फ्लैट अलॉट हुआ है तो क्या वो इन्वेस्टमेंट माना जाएगा. तो आंसर है हाँ जी, एकदम माना जाएगा. अगर आपको DDA के सेल्फ फाइनेंसिंग स्कीम के तहत भी फ्लैट अगर अलॉट किया गया है तो वो भी आपका सेक्शन 54 के तहत नया और फ्रेश इन्वेस्टमेंट माना जाएगा. नेक्स्ट जो क्वेरी आता है, बहुत कॉमन क्वेरी है ये, क्या मैं जो नया प्रॉपर्टी एक्वायर करने जा रहा हूं, कैन आई परचेज द न्यू प्रॉपर्टी और एक्वायर द न्यू प्रॉपर्टी इन द नेम ऑफ माई वाइफ. द आंसर टू दिस इज यस. आप वाइफ के नाम पे खरीदिए, आप किसी के नाम पे भी खरीद सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है. द ऑब्जेक्टिव फुलफिल होना चाहिए कि आपने रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेचा और उसका जो अमाउंट है वो कहां यूटिलाइज हुआ, परचेज और एक्विजिशन ऑफ अनदर रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी. ये वेल सेटल्ड केस है आपका. CIT वर्सेस नटराजन 2006 का केस है, जिसमें स्पेसिफाइड है कि आप प्रॉपर्टी किसी के नाम पे भी ले सकते हैं, जॉइंट नेम पे भी ले सकते हैं, हस्बैंड वाइफ, और केवल वाइफ के नाम पे भी ले सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है. जो और एक बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है वो आता है क्या हम वो कैपिटल गेन अमाउंट से बैंक लोन पे कर सकते हैं. हाँ जी, पे करिए, बैंक लोन जरूर पे करिए, प्रोवाइडेड वो बैंक लोन आपके फॉरेन टूर के लिए ना हो, गाड़ी के लिए नहीं होना चाहिए. वो बैंक लोन आपके एक रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी एक्विजिशन के लिए होना चाहिए. अगर वो लोन हाउसिंग लोन है तो आप उसको बेशक पे करिए और सेक्शन 54 का एडवांटेज एंजॉय करिए.
So these are the various common questions that I come across, and this was my presentation, and I hope you like it. I hope it was informative. I hope it helps you in answering many queries of yours, and please do respond, give your feedback, and leave your comments. Thanks a lot.